अभी ट्री डेटा स्ट्रक्चर के बारे में हम देखते हैं। तो ट्री डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हमको ट्री के कुछ टर्म्स आने चाहिए, ट्री के कुछ टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, तो हमारे पास इनके क्या क्या टर्म्स है वो देखते हैं। ट्री टर्मिनोलॉजीज के अंदर सबसे पहले हमारे पास है रूट। ये ट्री का रूट क्या चीज है, एक बार मैं ये सारे टर्म्स साइड में लिखता हूँ। रूट किसे बोलते हैं, डिग्री ऑफ नोड, डिग्री ऑफ नोड। यहाँ पे 14 टर्म्स लिख दिए हैं ट्री टर्मिनोलॉजीज का। अब यहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए रूट किसको बोलते हैं, डिग्री ऑफ नोड क्या है, डिग्री ऑफ ट्री क्या है, लीफ नोड किसको बोलते हैं, इंटरनल नोड क्या है, पेरेंट नोड क्या है, प्रेडिसेसर, एंसेस्टर, सक्सेसर, डिसेंडेंट, लेवल ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री, फॉरेस्ट, एज, ब्रांच, लिंक, पाथ और नोड। इसमें आप नोटिस करोगे तो मैंने इन दोनों के लिए एक ही नंबर दिया क्योंकि इनका दोनों का मीनिंग सेम है। नाम टर्म्स अलग अलग है, मीनिंग सेम है, सिनोनिम्स टाइप। ठीक है, तो यहाँ पर एक डायग्राम बनाता हूँ। पहले तो ट्री डेटा स्ट्रक्चर किस तरीके से दिखता है, जैसे हमारा नेचुरल ट्री जिस तरीके से होता है ना, यहाँ पर हमारे पास है रूट। नॉर्मल जो भी ट्रीज बनते तो यहाँ ग्राउंड के नीचे की पोर्शन में हमको मिलेगा रूट्स, और ये हो गया स्टेम। फिर आगे फिर ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं और फर्दर ब्रांचेस में और डिवाइड होते रहते हैं। तो जैसे जैसे वो आगे ग्रो करती रहती है वैसे वैसे वो फर्दर ब्रांचेस में और डिवाइड होती भी रहती है। हो सकता है कभी 2 ब्रांचेस आए, कहीं 3-3 ब्रांच में डिवाइड हो, जैसे यहाँ से 2 ब्रांच डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ से भी 2 ब्रांच डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ से 2 ब्रांच पर यहाँ से 3 कर देते हैं। तो यहाँ से 3 ब्रांचेस लाने के लिए तो यहाँ से भी 3 ब्रांच में डिवाइड हो गया। तो नंबर ऑफ ब्रांचेस अगर n मानेंगे तो यहाँ 2 है n का वैल्यू, यहाँ 2 है n का वैल्यू, यहाँ 2 है n का वैल्यू, 2 ब्रांच में डिवाइड हुए पर यहाँ n का वैल्यू हो जाएगा और ये रैंडम रहता है। ठीक है, तो अब हम डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जब ये ट्री को दिखाते हैं ना, तो ट्री को थोड़ा सा हम ऑपोजिट बनाते हैं, मतलब रूट को ऊपर के एरिया में बनाते हैं और ब्रांचेस नीचे की तरफ वो डिवाइड होती रहती है, बढ़ती रहती है। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर वाला ट्री को एक बार देख लेते हैं, इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर होगा रूट, और एक और चीज, यहाँ सिर्फ हम एक सर्कल बनाएंगे और इसको बोलेंगे ये रूट है। रूट से हम 2 ब्रांच डिवाइड कर सकते हैं और ये अगेन 2 नोड है। अब यहाँ पर जो ये सर्कल्स बन रहे हैं इसको हम बोलते हैं नोड। ये भी नोड है, ये भी नोड है, और यहाँ पर जो बनाया ये भी नोड है। नंबरिंग दे देते हैं, इसको दे दे नोड नंबर 1, इसको अलग से लिख देते हैं नोड नंबर 3, इसको 2 ले लेते हैं, 1 2 3 ऐसे। अब इसमें फर्क है रिलेशंस का। यहाँ पर रिलेशन हमें समझना होगा। ये जो नोड है ना, पहला वाला नंबर 1, इसको हम बोलेंगे पेरेंट नोड, पेरेंट नोड। और हाँ, ये हो जाएगा इसका लेफ्ट चाइल्ड और ये हो जाएगा राइट चाइल्ड। तो इसमें सिर्फ डिफरेंस है इनका रिलेशंस में। ठीक है, अब अगर ट्री और आगे बढ़ती है, आगे भी इसके ब्रांचेस बन सकते हैं, जैसे कि यहाँ 2 ब्रांच बन गया, यहाँ भी 2 बन गया, यहाँ 3 बन गया, यहाँ अगेन 2 ब्रांचेस, यहाँ 1 ले लेते हैं, यहाँ अगेन 2 ले लेते हैं, यहाँ पर 1 ले लेते हैं, यहाँ 2 और यहाँ कहीं 1 ले लेते हैं। तो ट्री इस तरीके से बनेगा। अगर इस तरीके से ट्री बन रहा है तो इन पूरे ट्री को, इस पूरी ट्री को, या ये पूरे जो नोड है ना,
सारे नोड को कनेक्ट करने वाला एक नोड है ये नोड। मतलब ये वाला नोड का एड्रेस अगर आपके पास है तो आप ट्रैवर्स करके सारे नोड्स तक पहुंच सकते हो, क्योंकि इससे सारे कनेक्टेड है। और ये वाला जो नोड होगा, इस नोड को हम बोलेंगे रूट नोड। अब देखो वो पेरेंट चाइल्ड वाला जो कनेक्शन है ना, वो सिर्फ इनके लिए रहेगा। ये होगा पेरेंट, ये दो चाइल्ड होंगे। वैसे ही अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूं, इस पोर्शन को, तो ये हो गया पेरेंट और ये हो गया उसके चाइल्ड। समझ में आ गया? लेकिन अभी क्या है ना, यहाँ पर सिर्फ एक पेरेंट और एक चाइल्ड नहीं है, ऐसे तो खूब है। तो हमें टर्मिनोलॉजीज में जाना पड़ता है ये समझने के लिए। अब देखो ये टर्म्स में क्या क्या है। जैसे सबसे पहले रूट है, तो एक ट्री का एक ही रूट होगा, दो रूट हो ही नहीं सकते। तो यहाँ पर हमारे पास एक रूट है जहां से पूरी ट्री बढ़ रही है, तो इस नोड को हम बोलेंगे रूट नोड। ठीक है। अभी ये पेरेंट नोड कम, रूट नोड ज्यादा है, क्योंकि इसके पास पूरी ट्री है। इसके कंपैरिजन में, इन दोनों चाइल्ड के कंपैरिजन में तो ये पेरेंट है, लेकिन इनके कंपैरिजन में तो वो बन जाएगा ग्रैंड पेरेंट। इनके कंपैरिजन में उनके ग्रैंड पेरेंट के पेरेंट। समझ में आया? इसीलिए यहां जब पूरी ट्री बन रहा है, इसको हम रूट नोड ही समझेंगे, इसको रूट नोड मानेंगे। हमारे पास है अगला डिग्री ऑफ नोड। डिग्री ऑफ नोड का मतलब कोई भी एक नोड इसमें से सेलेक्ट करो, वो रूट नोड भी हो सकता है। उसके कितने चाइल्ड है मैक्सिमम, वो उसके डिग्री है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस नोड की बात करता हूं, तो इसके पास मैक्सिमम 2 चाइल्ड है, तो इस नोड का डिग्री हो जाएगा 2। और इस नोड का चाइल्ड 2 है, तो इस नोड का भी डिग्री हो जाएगा 2। इसका डिग्री हो जाएगा 3। ठीक है। इसका डिग्री 0, इसका डिग्री 2, इसका डिग्री होगा 1, इसका डिग्री 2, इसका डिग्री 1। जितना उसके चाइल्ड है वो उसका डिग्री है। मैक्सिमम नंबर ऑफ चाइल्ड जितने भी है। इसका डिग्री हो जाएगा अगेन 0, इसका डिग्री 2, इसका डिग्री 0 0 0 0, इसका भी 0 डिग्री, 2 डिग्री, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 0 डिग्री। तो डिग्री ऑफ नोड समझ में आ गया। अब अगला हमें देखना है, रूट भी हमने देख लिया, डिग्री ऑफ नोड भी हमने देख लिया। अगला हमें देखना है डिग्री ऑफ ट्री। ट्री का डिग्री देखना है। देखो अब यहां पर ट्री का डिग्री से मतलब क्या हो गया, ट्री के कितने चाइल्ड है। नोड का डिग्री का मतलब नोड के कितने चाइल्ड है। ट्री का डिग्री का मतलब क्या है, ट्री का डिग्री का मतलब है उस पूरी ट्री के अंदर सबसे ज्यादा ब्रांचेस किसके हैं, या सबसे ज्यादा किसके हैं, नहीं कौन से सबसे ज्यादा ब्रांचेस कौन से हैं, या सबसे ज्यादा नोड्स कौन से हैं। ये सेकंड वाले, ये वाला। हाँ, तो इसका डिग्री हो जाएगा 3। डिग्री ऑफ ट्री हो जाएगा 3। और मान लो इसके पास 3 डिग्री नहीं होता, या 3 चाइल्ड्स नहीं होते, तो बाकी सब में 2 2 2, तो सब जगह कॉमन है, तो 2 ही है। तो डेफिनेशन में क्या आएगा? बस डेफिनेशन में हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि एक ट्री के अंदर सबसे ज्यादा पीयर्स मतलब भाई भाई एक ही ग्रुप में कौन से है। एक ही चाइल्ड का ऐसा कौन सा चाइल्ड के पेरेंट के चाइल्ड नोड से जो इन सभी में ज्यादा है, पूरी ट्री में ज्यादा है। तो इसको हम बोलेंगे डिग्री ऑफ ट्री। उसके बाद में हमारे पास है लीफ नोड। देखो लीफ नोड वो होगा जिसका एक भी चाइल्ड ना हो। लीफ नोड का मतलब है ऐसा नोड जो बिल्कुल किनारे में हो, किनारे में, लीफ लास्ट में हो। तो लीफ के आगे और कोई ब्रांच होता नहीं है, इसलिए उसके चाइल्ड भी नहीं होंगे। ठीक है। जैसे ये नोड है, अगर इसका कोई चाइल्ड चाहिए, चाइल्ड होना है, तो एक ब्रांच तो चाहिए ही होगा ना। अब ये है लीफ, क्योंकि ये बिल्कुल किनारे में है, तो यहाँ पे इस ट्री के अंदर अगर देखें तो कितना लीफ होगा, एक बार देख लेते हैं। ये एक लीफ है हमारे पास, ये एक लीफ है जिसका कोई चाइल्ड नहीं, वो ये एक लीफ है, ये भी एक लीफ है। क्या ये लीफ है? नहीं, ये लीफ है, ये लीफ, ये सारे यहाँ पर हमारे पास लीव्स है। तो काउंट करने पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लीव से ये वाला बनाया हुआ ट्री का। तो लीफ नोड देख लिया हमने। आगे हमारे इंटरनल नोड्स है।
लीफ नोड को रिमूव करो, उसके ऊपर नहीं ट्री से नहीं, हाँ अभी के लिए दिमाग से ये इनको हटा दो। लीफ नोड जितने भी तो हमने देख लिया ना, वो लीफ नोड में आ रहे हैं, उन सबको हटा दो और रूट नोड को भी हटाओ, क्योंकि रूट नोड भी एक तरीके से टर्मिनल में होता है। बिलो रूट नोड और अबव लीफ अबव लीफ नोड ये सारे होंगे आपके इंटरनल नोड्स। जैसे मैं अगर बताऊं तो यहाँ पे आई थिंक मैंने सही ड्रॉ किया, ये सारे इंटरनल नोड्स हैं, हाँ सही है। क्योंकि ये ना तो लीफ है और ना रूट है, ना टर्मिनल्स में नहीं है, ये बीच में इंटरनल, इसलिए तो नाम है इंटरनल नोड्स। इंटरनल नोड्स, हाँ इसको नोड्स एस लिख दो। हाँ अगला हम देखते हैं पेरेंट नोड। अब देखो इस ट्री के अंदर एक पेरेंट है ऐसे हम नहीं बोल सकते, यहाँ पे खूब सारे पेरेंट्स हैं। अब डिपेंड्स कि कौन सा नोड की हम बात कर रहे हैं, मतलब अगर मैं इस नोड की बात कर रहा हूँ, इसका पेरेंट है ये, इसका पेरेंट ये हो जाएगा, इसका पेरेंट हो जाएगा ये, जो भी उसके ऊपर जस्ट ऊपर वाले नोड होगा वो उसका पेरेंट नोड है। वैसे ही चाइल्ड का भी रिलेशन रहेगा, जैसे अगर इसको पेरेंट मानता हूं तो उसके ये 3 चाइल्ड हुआ, अगर इसको पेरेंट मानता हूं तो इसके लिए ये 2 चाइल्ड हो गए, ये पेरेंट है तो ये चाइल्ड। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ये ट्री में पूरा पेरेंट चाइल्ड भरे हुए, पर डिपेंड्स कि आप किस नोड की बात कर रहे हो। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि ये चाइल्ड है और ये पेरेंट है। पहली बात वो दोनों अलग ही ब्रांचेस है। देखो ये इसके पूर्वज के पूर्वज के पूर्वज तो नहीं बोल सकते, इसके पेरेंट्स के पेरेंट्स के पेरेंट्स के पेरेंट्स के पेरेंट्स के पेरेंट्स के कोई दूसरा ब्रदर, मतलब उनका चाइल्ड का दूसरा ब्रदर वाला साइड से किसी को हम पेरेंट या ऐसे बोलने से ना ना ये चाइल्ड है, अगर इसको भी हम पेरेंट नहीं बोल सकते, ये ग्रैंड पेरेंट है, चाइल्ड और ये पेरेंट है। तो पेरेंट नोड समझ में आ गया। तो ट्री के अंदर पेरेंट्स तो खूब है। फैमिली ट्री भी टर्म इसलिए आया क्योंकि फैमिली ट्री को भी हम ऐसा डायग्राम से समझा सकते हैं, बना सकते हैं, बिठा सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास आ गया है पूर्वज। आप प्रेडिसेसर बोलो या एंसेस्टर बोलो, ठीक है। पूर्वज जैसे अगर इस नोड की मैं बात करता हूं तो इसके जितने भी पेरेंट्स के लिस्ट में आ रहे हैं ये सारे उसके एंसेस्टर्स है, पूर्वज है। तो एंसेस्टर के बारे में हमने देख लिया। एंसेस्टर बोलो या प्रेडिसेसर बोलो, एक ही मतलब है, इसका मतलब है पूर्वज। जैसे ये वाला नोड हुआ तो इस लाइन में जो भी आ रहे हैं वो सारे इसके पूर्वज है, ठीक है। और अगर इस नोड की हम बात कर रहे हैं, इस लाइन में जो भी आ रहा है ये सब उसके पूर्वज है। ये तो डायरेक्ट इसका पेरेंट हुआ, ये ग्रैंड पेरेंट हुआ, पेरेंट ग्रैंड पेरेंट ये सब पूर्वज में आएंगे ना लिस्ट में, तो ठीक है। अब हमारे पास है सक्सेसर और डिसेंडेंट। ये हम बात कर रहे हैं उत्तराधिकारी, मतलब हम नीचे की तरफ बात कर रहे हैं। इसको हम बोल सकते हैं सक्सेसर को वंशज। वंशज मतलब अगर मैं इस नोड के लिए बोल रहा हूं तो इसके नीचे जितने भी नोड आ रहे हैं ये सारे ये इस नोड के वंशज है। अगर मैं इस रूट नोड की बात करूंगा तो पूरा ट्री में रूट नोड को छोड़ के बाकी सब जो भी आ रहे हैं वो सारे इसके वंशज है, ठीक है। अगर इस नोड की बात कर रहा हूं तो इसके बाद में जो भी आ रहे हैं वो सारे इसके वंशज है, वंशज कहलाएगा। तो उसी को हम बोलते हैं यहाँ पर सक्सेसर या डिसेंडेंट, ठीक है। फिर से ये दोनों का मीनिंग एक ही है, इसलिए मैं उसको एक ही पॉइंट में रखा। अगला हमारे पास है लेवल ऑफ ट्री। लेवल ऑफ ट्री का मतलब है जनरेशन, इसको हम जनरेशन भी बोल सकते हैं। एक टर्म आप चाहो तो नोट कर सकते हो, जनरेशन या फिर जनरेशंस, क्योंकि एक जनरेशन थोड़ी है, खूब सारे जनरेशन है, तो हम इसको बोल सकते हैं जनरेशंस। अब लेवल ऑफ ट्री मतलब क्या है, जैसे अगर अच्छा यहाँ पर आपको ये समझना है, ये पेरेंट है, ये उसके चाइल्ड है, आपस में इनका रिलेशन रहेगा ब्रदर्स का। तो जो जो ब्रदर्स के स्केल में आ रहे हैं उनको एक एक लाइन में लेकर देखो। जैसे ये तो हमारा रूट नोड है, इनको अलग लेंगे, इन दोनों को साथ में ले लेते हैं। ये भी है तो ब्रदर्स ही होंगे, ये भी ब्रदर्स है, हाँ कजन्स, पर है तो उसी जनरेशन का ना, उसी पीढ़ी का ना। और ये दोनों भी, ये दोनों, ये अकेला, ठीक है। अब इसको हम बोल सकते हैं लेवल 1, इसको हम बोल सकते हैं लेवल 2, इसको हम बोल सकते हैं लेवल 3,
इसको हम बोल सकते हैं लेवल 4। तो लेवल ऑफ ट्री का मतलब समझ में आ गया होगा, एक ट्री के मल्टीपल लेवल्स हो सकते हैं, होते ही हैं। अच्छा एक और चीज, अगर भी ऐसा बना हुआ है, एक पेरेंट नोड है और दो चाइल्ड नोड है, तो ये भी खुद में एक ट्री है। देखो ये रूट नोड हो गया, ये उसका लेफ्ट चाइल्ड हो गया, ये उसका राइट चाइल्ड हो गया, ये भी एक ट्री है। और इसके लिए अगर प्रेडिसेसर एंसेस्टर देखना है, इसके लिए हो जाएगा एंसेस्टर ये, या प्रेडिसेसर ये हो जाएगा, और सक्सेसर देखना है तो इसके लिए सक्सेसर हो जाएगा ये। अच्छा इसका कोई सक्सेसर है क्या? नहीं है, तो ये तो लीफ नोड में आ गए। अब इस डायग्राम के अंदर इंटरनल नोड्स गायब है, इसके अंदर इंटरनल नोड्स नहीं है, क्योंकि ये तो एक रूट है, ये भी टर्मिनल में खड़ा है बिल्कुल शुरुआत में, और ये बिल्कुल लास्ट में खड़ा है आखिरी में, ये भी टर्मिनल में। तो यहाँ पर हमारे पास इस डायग्राम में इंटरनल नोड्स नहीं होंगे। कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। हाँ इसमें तो खूब सारा हमारे पास इंटरनल नोड्स है। तो लेवल्स के बारे में भी समझ में आ गया होगा। लेवल्स के बाद हमारे पास है हाइट ऑफ ट्री। मैक्सिमम नंबर ऑफ लेवल कितना है वो उस ट्री का हाइट है। अभी काउंट करते हैं, यहाँ पर लेवल 4 तक हम पहुंच गए, ये लेवल 5, ये लेवल 6, ये लेवल 7। मैं बोल सकता हूं इसका मैक्सिमम हाइट है 7, क्योंकि लेवल्स कितना है इसमें 7 है ना, तो जितने लेवल होंगे उसका उतना हाइट होगा। अब एक और देखो, एक और मैं डायग्राम बनाता हूँ। यहाँ पर मैं एक ट्री बना रहा हूँ, इधर देखो ये एक ट्री बना रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये एक रूट नोड हो गया, यहाँ पर कितने नोड्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। मेरे को तो और भी बनाना है। तो मान लो यहाँ पर एक रूट नोड है और उसके इतने सारे चाइल्ड है। ऐसी केस में हाँ नहीं दो लेवल होंगे ना, एक ही लेवल, हाँ 2 लेवल होगा, एक तो रूट नोड का एक लेवल और उसके चाइल्ड का। ऐसी केस में कई बार क्या होता है ना, कुछ लोग ऐसा समझ लेते हैं कि जितना ज्यादा नोड होंगे उतना ज्यादा उसका लेवल होगा, उस ट्री का लेवल उतना ज्यादा होगा जितना उसके नोड्स होंगे या चाइल्ड नोड्स होंगे। जरूरी नहीं है, ये चीज दिखाने के लिए मैंने ये वाला एक डायग्राम बनाया। ऐसा भी हो सकता है कि एक रूट नोड है और उसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 चाइल्ड्स है। तो मान लो इसके इस फॉर्मेट में चलते हुए 10 चाइल्ड्स हमको मिल रहा है और इसके 11 चाइल्ड्स मिल रहा है, इसका मतलब फिर इसका लेवल ज्यादा है। ऐसा तो है नहीं, समझ में आया? इसमें तो 2 ही लेवल होंगे और इसमें लेवल ऑफ जैसे हम देख पा रहे हैं 7 लेवल से। कहने का मतलब जिसमें जितना ज्यादा चाइल्ड नोड है, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें उसका लेवल ज्यादा होगा। डिपेंड कि वो चाइल्ड्स किस स्ट्रक्चर में जा रहे हैं। यहाँ पर एक बुश की तरफ बढ़ रहा है, एक ही बुश की तरफ, तो उसमें लेवल ज्यादा होने का संभावना कम है। ठीक है, तो हाइट ऑफ ट्री क्या होगा? मैक्सिमम लेवल, आगे लिख सकते हो हाइट ऑफ ट्री के आगे एक ब्रैकेट लगा के लिख सकते हो मैक्सिमम लेवल ऑफ ट्री। अब जैसे इसका हाइट हो जाएगा 7, इसके बाद हमारे पास है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में लेवल ऑफ ट्री हो गया, हाइट ऑफ ट्री, फॉरेस्ट। अगर आप इस ट्री में से अलग कर देंगे तो वो फॉरेस्ट हो जाएगा। हाँ, अगर आप इस ट्री में से जैसे रूट को अलग कर दो, अब यहाँ पर 2 रूट आ गया, 2 रूट आ गया मतलब 2 ट्री है। अगर एक से ज्यादा ट्री आपको डायग्राम में मिल रहा है, एक से ज्यादा ट्री, ऑब्वियसली फॉरेस्ट है। ठीक है, एक से ज्यादा ट्री, तो फॉरेस्ट का डेफिनेशन क्या होगा? एक से ज्यादा ट्री अगर अपने को एक साथ एक डायग्राम में दिख रहा है तो वो फॉरेस्ट है। अब हम इसको पूरे को एक ट्री तो बोल नहीं सकते, क्योंकि ये एक अलग रूट बन गया रूट 1 और ये एक दूसरा रूट बन गया R2 R1 R2, तो मैंने ऐसे ही नाम दिया है इसको रूट 1 रूट 2। 2 रूट्स बन रहे, 2 ट्री है और ये फॉरेस्ट में संभव है। ठीक है, तो फॉरेस्ट हम किसको बोलते हैं? मल्टीपल ट्रीज अगर आपको एक डायग्राम के अंदर दिख जाए, आप उसको पूरा कलेक्टिव फॉर्म में फॉरेस्ट बोल सकते हैं। अगर मैं पर्टिकुलर इस ट्री के लिए बोल रहा हूं तो मैं ट्री ही बोलूंगा, लेकिन अगर मैं दोनों को मिला के दोनों को कंसीडर करके बोल रहा हूं तो मैं बोलूंगा ये फॉरेस्ट है। ठीक है, अब उसके बाद है हमारे पास एज, ब्रांच, लिंक, एक ही चीज है। जैसे यहाँ पर मैंने दोनों को कनेक्ट कर रखा है ना, वैसे ये एज, ब्रांच और लिंक ये एक ही चीज है।
एक नोड से दूसरे नोड की कनेक्टिविटी के लिए बीच में जो ब्रिज बन रहा है या ब्रांच बन रहा है, इसी को हम बोलते हैं एज, इसी को बोलते हैं ब्रांच, इसी को बोलते हैं लिंक। समझ में आ गया? प्रोग्राम के अंदर ये हम कैसे करेंगे हम अच्छे से जानते हैं। प्रोग्राम के अंदर हम एक पॉइंटर बना देंगे इस नोड के अंदर और इस नोड का एड्रेस उसमें स्टोर करा देंगे, तो वो उसको पॉइंट करेगा। सिंपल, वो हम प्रोग्राम देखेंगे। एज, ब्रांच और लिंक किसको बोलते हैं? इसी को, ये जो कनेक्टिव स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं ना, ये जो लाइंस बन रहे हैं जो कनेक्ट करने के लिए, यही है एज। इसी को ब्रांच बोल सकते हैं, इसी को लिंक बोल सकते हैं। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना, मैंने जो ये लाइंस बनाया ना, इसको एजेस मत ले लेना। अगर कहीं ऐसा एज बन जाए ट्री के अंदर तो वो ट्री नहीं कहलाएगा, ग्राफ कहलाएगा। लूप हो गया ना, फिर ट्री में कभी ऐसा लूप नहीं होता है। कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि ट्री आगे बढ़ता बढ़ता दो ब्रांचेस में डिवाइड हो गए, फिर आगे जाकर के वो दो ब्रांचेस वापस मिल रहे हो। ठीक है, घर बनाना है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगर ऐसा कहीं आ गया तो फिर वो क्या कहलाएगा? वो ग्राफ कहलाएगा। अच्छा, तो यहाँ पर ये जो लाइन मैंने बनाया था वो लेवल दिखाने के लिए बनाया था, लेवल काउंट करने के लिए मैंने बनाया था। अब क्या होता है, अगर आपको कंफ्यूज करना है तो ग्राफ थोड़ा इस तरीके से बना के दे सकते हैं कि ये सारे नोड्स एक ही लाइन में नहीं आए, ऊपर नीचे जाए, कि ताकि कंफ्यूज हो जाए। पर वो तो आपको समझना है, ये रूट है तो आप एक नोड ज्यादा ऊपर बना दे, एक ज्यादा नीचे बना दे, पर वो सारे एक ही ब्रदर्स के लिस्ट में कंसीडर हो गए, मतलब ब्रदर्स के उस कैटेगरी में कंसीडर हो गए। ठीक है, तो ये ऐसे कनेक्टिव लाइंस, इस तरीके से दो ब्रदर्स आपस में कनेक्ट नहीं हो सकते, पेरेंट से ही उनके कनेक्शंस होंगे और लिंक्स होंगे। ठीक है, आगे हमारे पास पाथ। पाथ का डेफिनेशन बहुत ध्यान से सुनो। अगर मैंने एक से ज्यादा एज को सेलेक्ट किया वो पाथ बनेगा। फॉर एग्जांपल, मैंने अगर ये वाला एक एज और ये वाला एक एज, इन दोनों एज को सेलेक्ट किया तो बन जाएगा पाथ। अगर अकेला एक एज को सेलेक्ट करूंगा तो वो एज ही कहलाएगा, वो ब्रांच या लिंक कहलाएगा, एज, ब्रांच या लिंक ही कहलाएगा। लेकिन अगर मैंने उसके कंटिन्यूएशन में कोई दूसरा उठा लिया उसे पाथ बोलेंगे। एक और चीज, इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया तो वो पाथ नहीं बोला जाएगा। पाथ का मतलब है कि हमें कहीं पहुंचना है, इसका मतलब यहां से मैं इधर आया, वापस उधर गया, इधर गया, तो दो अलग अलग दो एजेस है। पर अगर मैं एक ही कंटिन्यूएशन में एक से ज्यादा एज को सेलेक्ट करता हूं तो वो कहलाएगा पाथ। ठीक है, पाथ क्या होगा? एक से ज्यादा एजेस, वो भी कंटिन्यूएशन में मिलना चाहिए। ठीक है, एक से ज्यादा का मतलब 3 भी आ सकते, 4 भी आ सकते, 10 भी आ सकते हैं। ठीक है, जितना भी आप लेना चाहो, एक से ज्यादा अगर आ गया तो पाथ है। हाँ, इसको समझाने का एक तरीका, अगर मेरे को इस नोड से इस नोड में जाना है तो एक एज काफी है। लेकिन अगर मेरे को इस नोड से इस नोड में जाना है तो एक एज से काम नहीं चलेगा, मेरे को एक पाथ लेना पड़ेगा वापस। अगर इस नोड से मेरे को इस नोड में जाना है तो एक एज काफी है, लेकिन इस नोड से मान लो मेरे को कहीं यहां तक पहुंचना है लास्ट, तो मेरे को एक एज से काम नहीं बनेगा। एक एज से मैं दूसरे नोड में आके खड़े हो जाऊंगा, बस एक एज से काम नहीं चलेगा, मेरे को पाथ उठाना पड़ेगा, वो भी एज 1, एज 2, एज 3, एज 4, एज 5, मतलब एज 1 प्लस, एज 2 प्लस, एज 3 प्लस, एज 4 प्लस, एज 5, ये बनेगा एक पाथ। यहाँ पर भी एज 1 प्लस, एज 2, ये बनेगा एक पाथ। तो एक पाथ के लिए मिनिमम 2 एजेस होना जरूरी है। समझ में आ गया? नोड हम अभी तक बात करके आ ही रहे थे, ये सारे यहाँ पर जो दिख रहे हैं वो नोड्स है। हाँ, नोड में अलग अलग टाइप है कि कोई रूट नोड हो सकता है, कोई लीफ नोड हो सकता है, कोई इंटरनल नोड हो सकता है, वो हो सकते हैं, पर ये है सभी नोड्स ही। तो यहाँ पे जितने टर्म्स लिखे गए हैं इनके अलावा और भी टर्म्स है ट्री के अंदर, लेकिन फिलहाल एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए इतना जानकारी होना बहुत है।